नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परयानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं निपा वायरस के बारे में। तो जो मैंने सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक किसी ऑर्गन पे बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके रिलेटेड जो डिसीज रहेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने वो सीरीज जो है वो कंटिन्यू शुरू कर दिया है और हम देखते हैं कि जो आई का टॉपिक अभी चल रहा है और उस पर अभी आप देख रहे होंगे कि आज और कल में हाइपरोपिया और मायोपिया के ऊपर वीडियो जो है वो आपने देखने को मिला होगा मेरे चैनल पे। और भी आगे के वीडियो जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो के लिए मैं उसमें सिर्फ उसको आगे कर रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो इस पे एक वीडियो आज का आ जाएगा और एक कल का जो है वो शॉर्ट्स वीडियो जो रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर से कंटिन्यू आई का टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद जो ईयर के टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू उसके बाद आने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस आपने कुछ दिनों पहले न्यूज वगैरह में भी देखा था कि ये धीरे धीरे जो केरला साइड या साउथ रीजन में जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। तो ये जो निपा वायरस है, ये निपा वायरस एक डेडली वायरस है। ये अगर इसे ध्यान न दिया जाए तो कोरोना जैसे डेडली एक वायरस था, उसी तरीके का एक ये वायरस है। इसके प्रिकॉशन भी हम देखते हैं कि सेम कोविड जैसे प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। हर चीज जो है वो प्रॉपरली तरीके से हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। ना ही इस पे कोई मेडिकेशन से, ना ही इस पे कोई अभी तक वैक्सीनेशन शुरू हुई है, लेकिन इसमें प्रिकॉशन और इनिशियल सिम्टम पे ही ट्रीटमेंट लेना जो सिम्टम्स को रिड्यूस करता है और प्रॉपर केयरिंग करना, ये सबसे बड़ा इसके ऊपर सॉल्यूशन है। तो वो आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट जो है वो सिंपल तरीके से समझेंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे ये नुकसान जो है वो कई लोगों को पहुंचाता है। ठीक है, तो निपा वायरस इज अ वायरस दैट स्प्रेड्स मेनली थ्रू फ्रूट बैट्स बट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू पिग्स एंड अदर एनिमल्स, गोट, हॉर्स, डॉग एंड कैट। तो ये ऐसा एक वायरस है जो कि फ्रूट बैट्स मतलब जो चमगादड़ रहते हैं, चमगादड़ जो रहते हैं इनके हम देखते हैं कि जो थोड़े से पंख और ये जो नाक का उनका ये रहता है वो थोड़ा सा बड़ी साइज रहती है और ये फ्रूट्स पे ज्यादा सर्वाइव करते हैं, फ्रूट्स पे रहते हैं। फ्रूट जो पेड़ों में जो टंगे रहते हैं, जो उगते हैं, तो वहां से ये अपना सर्वाइवल जो रहता है और वहीं पे ये ज्यादा लटके हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो चमगादड़ रहते हैं उन्हें फ्रूट बैट्स जो है वो कहा जाता है। और दूसरा जो इसके ज्यादा जो घातक रूप से जो इसको स्प्रेड करने में रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है पिग, यानी कि जिसे हम लोग सुअर कहते हैं। और कुछ प्रतिशत देखा गया है कि अदर एनिमल यानी कि गोट, हॉर्स, डॉग एंड कैट, तो ये कुछ प्रतिशत ये भी जो एनिमल्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहते हैं, इसके स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, इट कैन कॉज सीवियर सिम्टम्स इंक्लूडिंग डेथ। सिम्टम्स इसके आगे हम लोग समझेंगे, सीवियर रहते हैं इसके और कभी कभी इसको अगर अनदेखा अगर करते हैं कोविड के जैसा ही तो ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है। देयर इज नो मेडिकेशन एंड वैक्सीन फॉर इट। अभी तक कोई इसकी ना दवाई है जिसे हम लोग एंटीवायरल मेडिकेशन कहते हैं, कोई दवाई नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई वैक्सीनेशन आई। जैसे कि कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन आई थी वैसी वैक्सीनेशन इस पे अभी तक आई नहीं है। कॉमन इन एशिया, प्राइमरी बांग्लादेश एंड भारत। एशिया सेक्टर में, एशिया रीजन में इसका मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उसमें भी खास करके बांग्लादेश और भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो स्पेसीज हैं, जो जानवर हैं, ये जिस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे उसी एरिया में ज्यादा ये फैलने के चांसेस रहते हैं। तो इस एशिया में, इस जो एरिया है वहां पे इनका जो रहना है या फिर इनकी जो स्पीसीज है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो निपा वायरस है वो यहाँ पे ज्यादा फैलने को देखने को हमें मिलता है। निपा वायरस यानी कि NIV, इसे एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, जैसे कि HIV को दिए इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हम लोग कहते हैं, वैसे यहाँ पे NIV, कैपिटल N, स्मॉल I और कैपिटल V, तो NIV दिया गया है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म जो है समझने के लिए इसे जूनोटिक वायरस कहा जाता है, मतलब इट इज स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जो कि जानवरों में फैलती हैं, जानवरों के सर्कल में ही वो देखने को मिलती हैं। कुछ बीमारियां जो रहती हैं वो इंसानों में ही फैलती हैं। कुछ वायरसेस जो बीमारी रहती हैं ये इंसानों और जानवरों में फैलती है, मतलब ऐसे जो पेट्स जो हम लोग पालते हैं, कुत्ते, हॉर्स, गोट, पिग भी कई लोग उसे पालते हैं, उसका जो बिजनेस करते हैं, बैट वगैरह भी कई जगह पे देखा गया कि कई लोग पालते हैं। तो ये क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो बीमारी जानवरों को होती है वो इंसानों में फैलती है और इंसानों को जो कुछ होती है तो जानवरों में भी फैल जाती है। तो इसलिए इसे जूनोटिक वायरस कहा जाता है, मतलब एनिमल और पीपल के बीच में फैलने वाली जो बीमारी या फिर जो वायरस रहता है।
The virus spread when people or animal have contact with the bodily fluid, blood, poop, pee or saliva of an infected animals. People eat the food that have been contaminated by an infected animal. People are in close contact with a person that has Nipah virus usually while caring for them. ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर निपा वायरस जो है वो फैलता कैसे है वो देख लेते हैं कि जो कोई एनिमल है, कोई आपने अगर फ्रूट या ऐसी कोई चीज अगर खाद्य पदार्थ आपने खाया है जो कि कंटेमिनेटेड हुआ है किसी एनिमल से या उस व्यक्ति से जिससे ऑलरेडी निपा वायरस हो चुका है, तो उसके जो बॉडीली फ्लूइड्स रहते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, पू यानी कि पोटी हो गई, पी यानी कि जो पेशाब रह गया, सलाइवा हो गया, सीमेन हो सकता है, और जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके द्वारा फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। साथ ही ये हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ जो फूड वगैरह हम लोग खा लेते हैं, साथ ही या तो जो ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाते हैं जिससे ऑलरेडी निपा वायरस हो चुका है, तो जो व्यक्ति उसकी केयरिंग करता है, जो उसे संभालता है, उसे ये होने के चांसेस रहते हैं। ये परसेंटेज ज्यादा रहता है कि जो उसकी केयरिंग करता है उसे ये हो जाता है। तो ये 3 तरह के सोर्सेस हैं जिससे ये फैलता है। वेयर इज निपा वायरस फाउंड? अब इसकी थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। आउटब्रेक हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन पार्ट ऑफ द एशिया, प्राइमरी बांग्लादेश एंड भारत। हर साल कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है, जो एशिया खंड है वहां पे ज्यादातर ये देखने को मिलता है। हर साल कुछ ना कुछ इसका आउटब्रेक होता है, कहीं ना कहीं आप इसके परसेंटेज जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश में इसका प्रतिशत आपको ज्यादा देखने को मिलता है आज की परिस्थिति में। The virus was first discovered in 1999 when it led to 100 deaths in Malaysia and Singapore। तो मलेशिया सिंगापुर भी एशिया साइड में आता है, वहां पे तकरीबन कुछ 100 डेथ हो गई थी 1999 में इस वायरस की वजह से। Over 1 million pigs were killed because of the viruses, which had a major economic impact on the country. Since 1918, there have been about 20 additional outbreaks। तो एक आउटब्रेक हुआ था यहाँ पे मलेशिया और सिंगापुर में। मलेशिया और सिंगापुर में होने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्हें जैसे पता चला कि ये पिग में से फैल रहा है, उन्होंने जैसे रिसर्च किया तो उन्होंने तकरीबन 1 मिलियन जो 10 लाख के आसपास जो पिग्स या जितने भी ब्रीड्स थे उनके वहां पर उन्होंने उनको मार दिया ताकि ये फैल ना सके। इसलिए उनको जो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हुआ था, क्योंकि उनके थ्रू जो कुछ बिजनेस चलते हैं, तो वो जो ब्रीडिंग उन्होंने वहां पर रोक दी उन्होंने, ताकि उसको फैलने से रोका, ताकि वो ह्यूमंस पे ज्यादा नुकसान ना कर सके, और फिर जानवरों को भी इसका नुकसान होता है, तो उससे उन्होंने मारना जो है वो सही समझा उस समय में। तो उन्होंने वहां पे उन्हें किल करके उन्हें खत्म किया। और आज भी कुछ ऐसे आउटब्रेक जो हैं वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ किसी पर्सन को हो गए होंगे, वो किसी एरिया में दूसरे एरिया में घूमने गए होंगे, जैसे कि कोविड हुआ था, तो वो अलग अलग आउटब्रेक जो है उसके बाद कई जगहों पे देखने को मिले हैं एशिया खंड में। ठीक है, यू शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन व्हेन ट्रैवलिंग टू कंट्रीज दैट आर ससेप्टेबल टू आउटब्रेक लाइक बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और भारत। अदर एरियाज लाइक कंबोडिया, इंडोनेशिया, मडागास्कर and the Philippines and Thailand may also be susceptible to the viruses, since the bat species that spread the Nipah virus can be found in this area। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये स्पीसीज रहती है बैट की, वो इस एशिया खंड में, इस कंट्रीज में जो जिसको मैंने नाम लिए, वहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जब भी आप इस देश में जाते हैं या फिर घूमते हैं, तो प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो उसे ज़रूर आप अपनाएं। सिम्टम्स क्या है? इनिशियल सिम्टम्स जो है वो है फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफ एंड सोर थ्रोट, डायरिया, वॉमिटिंग, मसल पेन एंड सीवियर वीकनेस। तो जो इनिशियल आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से जो रेगुलर रहते हैं, यानी कि फीवर होना, बुखार होना, सरदर्द होना, सांस लेने में तकलीफ, कफ हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मसल पेन एंड सीवियर वीकनेस। तो एक वायरस के किसी भी वायरल इन्फेक्शन होने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं इसी में ही देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरीके से मिलते हैं। सिम्टम टिपिकली बिगिंस आफ्टर 4 to 14 days after the exposure to the virus. It's common to have the fever or headache first and develop the respiratory problem like cough and difficulty breathing later। तो ये जो वायरस के बाद जो हमें देखते हैं कि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, तो वो कफ, फीवर जो है वो ये कॉमन है, 4 से 14 दिन के बीच में कभी भी आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी जो इश्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कफ एंड सोर थ्रोट, जो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ समय के बाद जो है वो शुरू होते हैं। इन सीवियर केसेस अ पर्सन कैन डेवलप द ब्रेन इन्फेक्शन दैट इज एंसेफेलाइटिस व्हिच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, तो एंसेफेलाइटिस के बारे में हम लोग
एक लेयर रहती है ब्रेन के अंदर, तो जब हम लोग ब्रेन के टॉपिक पर आएंगे तो उससे बात करेंगे, तो उसका एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में सूजन होने की वजह से सही तरीके से ब्रेन काम नहीं कर पाता है, और कभी कभी उस इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से, सूजन बढ़ने की वजह से ब्रेन डेड हो जाता है और इंसान मर भी सकता है। तो ये एक सीवियर कंडीशन होती है। तो हमने 3 तरह के हम देखा है कि ये एक तो है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा सीवियर। तो माइल्ड में हमने पहले ही देखा कि जो 4 से 14 दिन के बीच में है, कफ और इस तरीके के जो फीवर वगैरह जो रहेगा, बॉडी एक वगैरह या फिर हेडेक होगा, जो मॉडरेट रहेगा, या फिर जो हम देखते हैं कि बीच का जो पार्ट रहता है उसमें हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी कंडीशन ज्यादा होंगी या रेस्पिरेशन से रिलेटेड तकलीफें ज्यादा होंगी। और सीवियर केस हमने देखा कि एंसेफेलाइटिस हो जाएगा, वो ब्रेन को तुरंत पकड़ लेता है, सीएसएफ फ्लूइड के थ्रू जो इन्फेक्शन जो है ब्रेन की तरफ जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। अदर सीवियर सिम्टम्स इंक्लूड, इसके अलावा और कौन से सीवियर सिम्टम्स है, एक तो कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है। देखो ब्रेन में सूजन हो जाएगी, एंसेफेलाइटिस, तो ब्रेन के जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जैसे कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन वो एक रहेगा, मतलब आप प्रॉपर तरीके से जो डायरेक्टेड या गाइडेड व्यक्ति रहता है वैसा आप महसूस नहीं करेंगे, आप डिसओरिएंटेड महसूस करेंगे। स्लरी स्पीच रहेंगी, बोलते बोलते आपकी जबान फिसल जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसे मूवमेंट जो है वो फेशियल जो है थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सीजर हो जाएंगे, जिसे हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं या फिर मिर्गी का दोहरा कहते हैं, इस तरीके के हो सकती हैं। कोमा भी हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। रिसर्चर्स आर एंटायरली श्योर व्हाई सम पीपल हैव सीवियर सिम्टम्स एंड अदर हैव माइल्ड सिम्टम्स। सम पीपल विद द वायरस हैव नो सिम्टम्स एट ऑल। अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि किसी को सीवियर क्यों होता है, किसी को माइल्ड सिम्टम्स क्यों होते हैं, किसी को मॉडरेट सिम्टम्स क्यों होते हैं, और किसी किसी को सिम्टम्स ही नहीं होते हैं पर वो अंदर आपके शरीर में वायरस होता है। तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों होता है, अभी भी उस पर स्टडी चालू है। कॉजेस क्या रहेंगे, कॉजेस मैंने आपको बता दिया कि ये जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से अगर कांटेक्ट होता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, या फिर जो कि कंटेमिनेटेड फूड जो है वो खा लेता है, या फिर कोई व्यक्ति को अगर हो गया है उसके थ्रू अगर कोई फैलता है, तो ये मेन जो फैलता कैसे है वही उसका जो है वो कॉजेस हो गया। कॉन्टेजियस, बिल्कुल हाँ, ये फैलता है, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट से फैलता है, जैसे मैंने आपको बताया उसके सोर्सेस। हाउ इट इज स्प्रेड, तो ये भी मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से फैलता है। एयरबॉर्न है, बिल्कुल, जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हम लोग बात करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जाते हैं उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। छींकते हैं, खांसते हैं, उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। कई इसके रिस्क फैक्टर हैं, तो रिस्क फैक्टर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसका किसी एरिया में अगर जा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग खा रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से धो नहीं रहे हैं, साफ नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि ये स्पीसीज यहाँ पे ज्यादा है, तो भी हम लोग इसका केयरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हमारा रिस्क फैक्टर है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, सम ऑफ द नोन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड्स कन्वर्जन एंड द पर्सनैलिटी चेंजेस। जैसे जैसे लॉन्ग टर्म बढ़ता जाएगा, ये सीवियर होता जाएगा, तो एंसेफेलाइटिस बढ़ेगा, तो आपको ब्रेन के जो एक कॉन्सेंट्रेशन, एक हिस्से को जो है वो अफेक्ट कर लेगा, जिससे आपको कन्वर्जन और पर्सनैलिटी चेंजेस होंगे। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल डेवलप द सिम्टम्स month or year later exposure to the viruses because the virus is dormant। तो कुछ लोग जो हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं वो कुछ समय के बाद देखने को मिलता है, बिकॉज जो वायरस है वो डॉर्मेंट नेचर का है। डॉर्मेंट नेचर मतलब यू हैव द वायरस बट इट्स नॉट गिविंग यू एनी सिम्टम्स। आपके अंदर वायरस है पर वो सिम्टम नहीं दे रहा है, तो इस शब्द को कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है कि वो जो वायरस है वो डॉर्मेंट नेचर का है। ठीक है। People who recover from the encephalitis may relapse, मतलब get encephalitis again। आपको पता चल गया है कि मुझे ये वायरस हुआ है और एंसेफेलाइटिस भी हो गया है, आपने ट्रीटमेंट भी किया उसका, एंसेफेलाइटिस को थोड़ा सा सूजन जो है कम करने के लिए मेडिकेशंस लिया, कम भी हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर से वापस जो है वो एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो वायरस जो है अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो वो आप कंप्लीटली ठीक हो गए हैं। ठीक है। Diagnosis specialist can diagnose the Nipah virus by reviewing your symptoms and discussing any recent travels to area where Nipah virus is common। तो आपके सिम्टम्स एनालाइज करते हैं, हर एक चीज आपसे बात करते हैं, क्या आपको हो रहा है, ये सब चीज एनालाइज करते हैं, आपसे डिस्कशन करते हैं, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप इस एरिया में अगर गए हैं तो प्लीज इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकें। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट कैन परफॉर्म RT-PCR, that is real-time polymerase chain reaction, to confirm the Nipah virus. The test use the following bodily fluids to diagnose the condition। तो जैसे RT-PCR हुआ था कोविड के टाइम पे, उसी तरीके से नाक और मुंह में से जो है वो
सैंपल्स लिए जाते हैं और उसकी एक टेस्टिंग जो है वो की जाती है उस वायरस के लिए। तो नेजल एंड थ्रोट स्वैब लिया जाता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लंबर वर्टेब्रा में जो यहाँ पे रहता है, पीछे लंबर वर्टेब्रा, वहाँ पे एक बड़ी इंजेक्शन रहती है, लंबर इंजेक्शन उसे कहा जाता है, वहाँ पे डाल के और उसमें से जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहता है वहाँ से लिया जाता है और सैंपलिंग के लिए जाता है। यूरिन सैंपल लिए जाते हैं, कुछ ब्लड सैंपल्स जो हैं वो आपके लिए जाते हैं, कुछ टेस्टिंग डायग्नोस करने के लिए वायरस के लिए। तो जो स्पेशलिस्ट कैन डायग्नोस द इन्फेक्शन इन इट्स लेटर स्टेज और आफ्टर रिकवरी बाय टेस्टिंग योर ब्लड फॉर सर्टेन एंटीबॉडीज। दिस इज कॉल्ड एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड यानी कि एलाइजा मेथड। तो आपके शरीर में कुछ जो ट्रीटमेंट है, जो वो वायरस आप रिकवर हो गए हो, आप ठीक हो गए हो और जो कुछ समय हो गया है आपको वायरस को तो भी आप ठीक ठाक हो, तो आपकी एक एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट यानी कि एलाइजा टेस्ट की जाती है, ये देखने के लिए कि आपके शरीर में ऐसे कौन से एंटीबॉडीज आ गए थे जिन्होंने इसे जो है वो ट्रीट किया, उन्होंने इसको फाइट करने के लिए हेल्प किया। तो वो एंटीबॉडीज जो है वो देखे जाते हैं उस टेस्टिंग के द्वारा। ट्रीटमेंट, देयर इज नो एंटीवायरल मेडिकेशन टू ट्रीट द वायरस, दिस मीन्स ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजिंग योर सिम्टम्स। ठीक है, तो वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है। जो आपके सिम्टम्स रहते हैं उस सिम्टम को मेडिकेशन के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है और सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। दिस में कंसिस्ट ऑफ ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपके शरीर में जो सबको न्यूट्रिशन जा पाए, पानी जा पाए, और अच्छी तरीके से आप रेस्ट लीजिए ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। टेकिंग एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन पेन किलर आपका बन जाता है, एसिटामिनोफेन जो रहते हैं और आइबुप्रोफेन जो रहते हैं एक ही क्लास के जो मेडिकेशन है, वो हाई एनेसेड्स रहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे कहा जाता है। मेडिकेशन टू कंट्रोल द नॉशिया वॉमिटिंग, जो नॉशिया वॉमिटिंग हो रहा है आपको उसके लिए जो नॉशिया वॉमिटिंग के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है कि आपको उल्टी ना आ सके, वो दिए जाते हैं। यूजिंग इनहेलर्स और द नेबुलाइजर टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग से रिलेटेड अगर तकलीफ आ गई है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो नेबुलाइजर दिए जाते हैं, इनहेलर्स जो है वो आपको दिए जाते हैं। टेकिंग एंटी सीजर मेडिसिन इफ यू हैव एक्सपीरियंस सीजर, अगर आपको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे अगर आ गए हैं इस कारण की वजह से, तो आपको एंटी सीजर मेडिकेशन यानी फिर जैसे एपिलेप्सी जो हो गया है तो उससे कंट्रोल करने के लिए आपको ये मेडिकेशंस दी जाती हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स वो मेडिकेशंस आपको रिकमेंड डॉक्टर करते हैं। ठीक है, नो वैक्सीन मेडिकेशन टू केयर निपा वायरस। तो क्योर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जो सिम्टम्स है उसके साथ ही खेल सकते हैं, वायरस को थोड़ा सप्रेस, उसके सिम्टम्स जो है सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, और बाकी सब केयरिंग के ऊपर ही है सब कुछ खेल। जैसे कि कई लोगों को कोविड हुआ था, उन्होंने केयरिंग किया, मेडिकेशन जो सिम्टम्स लिए वो ठीक हुए, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू हुआ कि आपके बॉडीज में जो एंटीबॉडीज वगैरह जो हैं वो शुरू हो गए और उन्होंने फिर फाइट करके आपके रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ के वो सप्रेस हो गया वो वायरस। तो यही एक उसका ट्रीटमेंट है कि आप इस तरीके का रेस्ट लें और अपना खाद्य पदार्थ सही रखें, और जहाँ भी आप ऐसे लोकेशंस में अगर जा रहे हैं तो फल सब्जियां जो है वो अच्छे से धो के खाएं। और मेरा एक रिकमेंडेशन है, कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, तो आप कुछ अगर फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, अगर कुछ सब्जियां, तो एक पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा नमक ले लीजिए, नमक से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की जो लेयर है उसे साफ कर लीजिए। तो ये कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी जो है वो कभी कभी नमक जो है वो कर लेता है, ये एक नेचुरल एक उपाय है। तो वहाँ पे जो कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाए तो नमक से वो धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं या फिर डेड हो जाते हैं। तो ये आपको कुछ समय के लिए थोड़े से हेल्प कर लेता है वॉश करने के लिए, ऐसे जो सब्जियां आप इन्फेक्टेड एरिया से अगर ला रहे हैं तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।